नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जान ही रहे होंगे कि हम लोग सेट प्रैक्टिस की श्रृंखला को लगातार तरीके से करवा रहे हैं, एक दिन भी बीच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आपकी तैयारी का पता है और आपकी तैयारी इस सेट प्रैक्टिस की बदौलत इतनी फाइन हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो आइए आज हम चलते हैं झारखंड के इस सेट प्रैक्टिस में, जो सीजीएल, एक्साइज कांस्टेबल या आगामी आने वाली झारखंड पुलिस के लिए काफ़ी बेहतरीन तरीके से उपयोगी होगी दोस्तों। तो आइए आज हम चलते हैं अपने सेट नंबर 9 के तरफ। और अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं की हैं, सेट प्रैक्टिसेस नहीं की है, तो आप क्लासेस सेट प्रैक्टिसेस को करें और बहुत बेहतर तरीके से अपने अध्ययन को अंजाम दें दोस्तों। तो आइए, ये पहला प्रश्न हम करेंगे सामान्य अध्ययन से, कि पहला प्रश्न है कि डांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। आपको बताना है डांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो गुजरात, डांडिया गुजरात से संबंधित है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, ऐसे अगेंस्ट ऑड्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। ऐसे अगेंस्ट ऑड्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो दूसरा का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? सानिया मिर्जा की आत्मकथा है दोस्तों। ठीक है। आइए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी। आपको बताना है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी। तीसरे नंबर का जो प्रश्न हो जाएगा सही वो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना दोस्तों सिंगापुर में की गई थी। संस्थापक इसके रास बिहारी बोस थे, है ना, रास बिहारी बोस थे। ठीक है। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। आपको बताना है बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है दोस्तों। ठीक है। अमजद अली खान किस यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं। ये वो अमजद अली खान नहीं है दोस्तों जो रामगढ़ में गब्बर सिंह का रोल किए थे, ये दूसरे अमजद अली खान है, म्यूजिशियन थे, है ना। तो अमजद अली खान को किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाना जाता है। तो इन्हें सरोद वादक के नाम से जाना जाता है, सरोद बजाते थे ये। ठीक है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है। तो गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों, वो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। आपको याद रखना है, गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। ठीक है। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न रहते थे। तो अकबर के राज दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब किया गया। तो ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, है ना, जो बिहार की धरती से उन्होंने शुरू की थी 1917 में। ठीक है। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है। तो तमिलनाडु में पाए जाने वाली मुख्य जनजाति आपको बताना है, देख लीजिए यहाँ पर, तमिलनाडु में पाए जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है बताइएगा आप, है ना। तो 9वें नंबर प्रश्न का जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा इरूला। ठीक है, इरूला जनजाति है यहाँ पर ही, और यहाँ इरूल्स लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, इसको आप अपडेट कर सकते हैं, है ना, इरूल्स। ठीक है। इसके अलावा गोंड हो गया, गोंड नहीं, गलती से टोडा जनजाति हो गया, टोडा हो गया, बड़गा हो गया, ये सब जो जनजाति है वो तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब जनजाति कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है। आपको सही ध्यान में रखते चल जाना है दोस्तों। ठीक है। आइए, उसके बाद 9वें नंबर प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। तो हमारा जो 9वां नंबर प्रश्न हो जाएगा वो देख लीजिएगा, 10वां नंबर संभवतः 10वां नंबर जो प्रश्न हो जाएगा, जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है ना। जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। तो 10वां का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जारवा जनजाति जो है वो अंडमान निकोबार में पाई जाती है। जारवा या जरबा इसको जनजाति के नाम से जाना जाता है, तो अंडमान निकोबार में पाई जाती है ये। ठीक है। नीति आयोग का आरंभ कब हुआ। नीति आयोग का आरंभ कब हुआ आपको बताना है। तो नीति आयोग का आरंभ जनवरी 2015 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, कब हुआ था, जनवरी 2015 में हुआ था। जापान की संसद क्या कहलाती है। तो जापान की संसद को क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो जापान की संसद को दोस्तों डायट कहा जाता है, जापान की संसद को। ठीक है। रियाल किस देश की मुद्रा है। तो सभी जानते हैं कि रियाल, जिसकी राजधानी रियाद है, उसी की मुद्रा है सऊदी अरब की। ठीक है। वंदे मातरम को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। वंदे मातरम को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था आपको बताना है। तो वंदे मातरम को अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष ने किया था,
है ना, ध्यान दीजिएगा। आनंद मठ के लेखक कौन थे? सन्यासी विद्रोह पर ये लिखा गया था आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और वंदे मातरम इसी पुस्तक से ली गई है। ठीक है। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन सी थी? सत्यजीत रे द्वारा प्रदर्शित सर्वप्रथम चलचित्र कौन सी है आपको बताना है। तो सर्वप्रथम पाथेर पंचाली, है ना, पाथेर पंचाली नामक पुस्तक सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित थी दोस्तों। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो भारत का सबसे बड़ा जो संग्रहालय है दोस्तों वो कोलकाता में स्थित है, कोलकाता म्यूजियम। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति किससे संबंधित है आपको बताना है। तो पीली क्रांति जो है ना, वो तिल से संबंधित है, तिलहन से संबंधित है, यानी जिन फसलों से तेल निकाले जाते हैं उन फसलों से संबंधित है पीली क्रांति। आइए 20वें नंबर प्रश्न की तरफ हम चलते हैं कि किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2006 से 7 हो जाएगा। कभी भी 15-16 नहीं मारिएगा, जैसे आपको लग सकता है कि 2017 में पारित हुआ है, 15-16 में चर्चा होगा, नहीं, 2006-7 में ही हुआ था और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस समय थे। ठीक है। आइए, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, है ना। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम था, बताना है आपको। भारत में सुपर कंप्यूटर जो सबसे पहले विकसित किया गया था उसका जो नाम था दोस्तों आपको बताना है। तो देखिए इसका जो नाम था वो परम 800 था। क्या था? परम 800 था। ठीक है, परम 800 था दोस्तों। 8000 नहीं, देखिए 800 है यहाँ, 8000 नहीं लिखना, 800 ही था, 8000 नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर आपको बताना है। तो कौन से थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर दोस्तों? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। ठीक है। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो ब्राज़ील की मुद्रा जो है आपको बताना है 24वां नंबर प्रश्न का। ब्राज़ील की मुद्रा रियल है, रियल। ठीक है, रियल याद रखना आपको। कौन सा हो जाएगा? रियल। ठीक है। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाई थी? सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री का नाम बताइए। तो ये देविका रानी थी दोस्तों, है ना, देविका रानी थी जिनको सबसे पहले भारतीय दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था और ये फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? यानी कि गांधी के बाद भारत के लेखक कौन है? तो इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक हैं रामचंद्र गुहा। ठीक है। बिस्मिल्लाह खान किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? ये सभी जानते हैं कि बिस्मिल्लाह खान शहनाई को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे दोस्तों। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो जाहिर सी बात है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? मोतीलाल नेहरू ने किया था। अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, शांति, आपको बताना है। नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को किसके लिए दिया गया है? तो अमर्त्य सेन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है दोस्तों वो अर्थशास्त्र के लिए, इकोनॉमिक्स में उत्कृष्ट योगदान के लिए 1998 में दिया गया था, है ना। आइए 30वें नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारा जो 30वां नंबर प्रश्न है वो है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है। आइए अब हम झारखंड सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की तरफ चलते हैं, जहाँ पर 31वां नंबर प्रश्न है हमारा, है ना, कि झारखंड के कितने जिले अपने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल को स्पर्श करते हैं? तो ये मैंने बताया भी है और बड़ा महत्वपूर्ण भी है कि 10 जिले। इसके अलावा बिहार से भी पूछता तो 10 जिले हो जाते, याद रखिएगा। ठीक है। आज का कौन सा स्थान धार्मिक आंदोलनों के साथ जन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र था? आज का कौन सा स्थान जन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र था? 32वें नंबर प्रश्न का आंसर बताना है आपको। तो ये देखिए दोस्तों, है ना, मानभूम जो है, मानभूम यानी मानभूम जो है वो केंद्र था और वर्तमान में मानभूम को धनबाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है।
31 दिसंबर 1949 ईस्वी को आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया गया। इसका प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका प्रथम अध्यक्ष दोस्तों जयप्रकाश सिंह मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा होना चाहिए यहाँ पर, है ना। 33वां नंबर प्रश्न का जो है दोस्तों, है ना, इसका जयपाल सिंह मुंडा होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा गलती दिया हुआ है ना। जयपाल, यहाँ पर जयपाल आप कीजिएगा, जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। आमतौर पर 31 दिसंबर 1949 यानी 1950 को स्थापित हुई थी ये, है ना। मुर्गा छाप इसका क्या था? राजकीय चिन्ह था पार्टी का। ठीक है। आइए, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है दोस्तों, है ना। तो निम्न कथनों में से देख लीजिएगा आप। 2 जुलाई 1951 को सोशलिस्ट पार्टी के नेता जयप्रकाश नारायण रांची के सामलौंग आए। हाँ, ये सही है। झारखंड पार्टी ने अपना प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण के पास रखा, वही अलग झारखंड राज्य को लेकर के। जयप्रकाश नारायण ने छोटनागपुर संथाल परगना को विशेष दर्जा या अलग राज्य दर्जा दिए जाने का समर्थन किया। हाँ, ये भी सही है। ठीक है, डी नंबर, इनमें से सभी, हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी सही है। ठीक है। भोक्ता विद्रोह को दबाने में कैप्टन जैकब, कैप्टन कैमक को निम्न में से किसकी सहायता मिली, जिसे बाद में पुरस्कृत भी किया गया? ठीक है, भोक्ता विद्रोह को दबाने में निम्न में से किसकी सहायता मिली थी? कैप्टन जैकब और कैप्टन कैमक को। तो ये जो था भोक्ता विद्रोह को दबाने में जयमंगल सिंह, धीरज नारायण, नारायण सिंह, इन तीनों का सहयोग था मिलीजुली, है ना। तो इनमें से सभी का सहयोग मिला था। ठीक है। 36वां नंबर प्रश्न है हमारा दोस्तों, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जो कुल जनसंख्या है दोस्तों, यहाँ पर 36वें नंबर प्रश्न का जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर 32,88,000, है ना, 134 है। तो यहाँ पर देखिएगा 3,29,88,133 है। तो यहाँ पर कौन सा दिख रहा है? 3,29,00,000। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 3,29,88,134। ठीक है। आइए, 37वें नंबर प्रश्न का आंसर हम लोग जानते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा। फल्गु नदी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फल्गु नदी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उद्गम जो होता है छोटनागपुर के पठार से होता है। ये सही बात है कि इसका उद्गम जो होता है वो छोटनागपुर से के पठार से होता है। इसकी सहायक नदियाँ निरंजना और मोहना है। हाँ, ये भी बात सही है। इसका मुहाना सोन नदी है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका मुहाना सोन नदी हो जाएगा। इसका मुहाना जो हो जाएगा दोस्तों वो सोन नदी, हाँ, सोन नदी है इसका मुहाना। इसका मुहाना सोन नदी है। ठीक है। और 37वां नंबर, इसे अंतः सलीला का उपनाम दिया गया है। तो ये सही हो जाएगा, इसे अंतः सलीला का उपनाम दिया गया है, आपको याद रखना है। तो इनमें से सभी सही हो गए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 4 ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से सभी कथन क्या है? सत्य है। ठीक है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात गढ़वा जिले में स्थित है? निम्न में से कौन सा जलप्रपात गढ़वा जिले में स्थित है? तो गंगाझंग और गुरसेंदु। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्थित है। तो गंगाझंग और गुरसेंदु दोनों स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, बोथ, दोनों। ठीक है। झारखंड की जलवायु कैसी है? तो झारखंड की जलवायु आप जानते हैं उष्णकटिबंधीय मानसून वाली जलवायु झारखंड की। ठीक है। झारखंड की कौन सी मिट्टी नीस और ग्रेनाइट के अवशेष से बनी है, इसलिए कम उपजाऊ होती है? ठीक है। झारखंड की कौन सी मिट्टी नीस और ग्रेनाइट के अवशेष से बनी है, इसलिए कम उपजाऊ होती है? तो देखिए, झारखंड में मैक्सिमम तो यही लाल मिट्टी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर लाल हो जाएगा। और उपजाऊ भी लगभग ना के बराबर होता है। निम्न में से किसे पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है? तो इसको साल वृक्ष को कहा जाता है दोस्तों, सखुआ वृक्ष को, जो झारखंड के आदिवासियों का एक पवित्र वृक्ष भी है और झारखंड में सर्वाधिक पाया भी जाता है। ठीक है। झारखंड के किस जैविक उद्यान में पर्यटकों के सैर के लिए टॉय ट्रेन की व्यवस्था की गई है? तो पर्यटकों के सैर के लिए देखिए दोस्तों 42वां नंबर जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा ना, ये देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान हो जाएगा। ये झारखंड का सबसे बड़ा जैविक उद्यान है ना। टॉय ट्रेन का व्यवस्था किया गया है, यानी उसमें छोटा छोटा ट्रेन में आप बैठ करके और पूरे जैविक उद्यान को घूम सकते हैं। बहुत बड़ा जैविक उद्यान है ये। ठीक है। झारखंड का कौन सा जैविक उद्यान IUCN
प्रोग्राम के तहत 1987 में स्थापित किया गया था? तो आपको बताना है झारखंड का कौन सा जैविक उद्यान IUCN के तहत 1987 पे स्थापित किया गया था? तो ये देखिए मगर प्रजनन केंद्र रुक्का रांची को स्थापित किया गया था IUCN प्रोग्राम के तहत 1987 में। ठीक है। झारखंड सरकार द्वारा पार्कों एवं बगीचों का प्रबंधन एवं विकास हेतु झार पार्क का गठन किया गया। इसका संचालन निम्न में से कौन करती है? कौन सी संस्था करती है? तो इसका संचालन निम्न में से दोस्तों ये करती है JPMDA करती है झारखंड का। ठीक है। आइए 45वें नंबर प्रश्न की तरफ हम चलें तो हमारा 45वां नंबर जो प्रश्न हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, देख लीजिए। वर्ष 1940 में हुए कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी ने किसे छोटानागपुर केसरी की उपाधि दी थी? तो बाबू राम नारायण सिंह को छोटानागपुर केसरी की उपाधि दी गई थी। ठीक है। शिबू सोरेन को गुरुजी की संज्ञा किसने दी थी? शिबू सोरेन को गुरुजी किसने कहा था आपको बताना है। तो शिबू सोरेन को जो गुरुजी कहा था दोस्तों वो KB सक्सेना ने गुरुजी की उपाधि दी थी इनको, गुरुजी की। ठीक है। कार्तिक उरांव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है। तो कौन सा कथन असत्य है पूछ रहा है। वे 1967 में लोहरदगा सीट से लोकसभा के लिए चुने गए। हाँ ये सही बात है कि लोहरदगा सीट के लिए चुने गए थे, वो लोहरदगा के सांसद रहे थे। 1968 में उन्होंने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की, ये भी सही है। उन्होंने रायडी प्रखंड के मांझाटोली के समीप एक शक्ति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना की, नहीं ये गलत हो जाएगा और इसीलिए आपका सही जो हो जाएगा आंसर वो C हो जाएगा। ठीक है। झारखंड रिवराइन फिश योजना के तहत सरायकेला खरसावां जिले में 39 यूनिट रिवराइन फिश फार्मिंग बनाकर कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है? 48वां नंबर प्रश्न का आपको आंसर जानना है कि कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो लगभग 1200 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। ठीक है। खड़िया लोक साहित्य में किसका विशाल भंडार है? खड़िया लोक साहित्य में किसका विशाल भंडार है आपको बताना है। तो खड़िया लोक साहित्य में दोस्तों लोकगीत, लोक कथा, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, कहावत, पहेलियाँ ये सभी का विशाल भंडार है ना। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में झारखंड की कितनी क्षेत्रीय भाषाओं को रखा गया है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची को झारखंड की कितनी क्षेत्रीय भाषाओं को रखा गया है? तो 50वें नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों एकमात्र है संथाली, जिसको 8वीं अनुसूची में जगह मिली है 2003 में, है ना, ध्यान दीजिएगा। एकतारावाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एकतारावाद के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो 91वां नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों देख लीजिए। इनमें से एक तारा होने के कारण इसे एक तारा, सही बात। साधु सन्यासियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय, हाँ बहुत बढ़िया। वाद का निचला हिस्सा खोखली, लौकी या लकड़ी का बना होता है, ये भी सही है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी कथन सत्य है, याद रखिएगा। ठीक है। इस प्रकार से कुछ बनता है एक तारा दोस्तों, देखिए इस प्रकार से बनता है और यहाँ से एक तारा लगा हुआ रहता है और टिंग टिंग करके बजाते हैं लोग। ठीक है। किस पर्व के बाद नया अन्न खाना की नवाखानी पर्व के नाम से जाना जाता है ना? किस पर्व के बाद नया अन्न खाना ही नवखानी पर्व के नाम से जाना जाता है? कौन से पर्व के बाद ये आता है आपको बताना है। तो 52वां नंबर प्रश्न का आंसर होगा कर्मा, क्योंकि कर्मा के बाद ही नया अन्न उपज जाता है और इसको नवाखानी पर्व के नाम से मनाया जाता है कि नया अन्न खाना नवखानी। ठीक है, याद रखिएगा। छऊ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बताना है छऊ नृत्य के कथन में, देखिए नंबर 1 अगर इसके कथनों की बात करें, बड़ा कंसेप्चुअल प्रश्न ही है दोस्तों। तो अगर इसके कथनों की बात करें तो यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है। छऊ नृत्य में किसी युग या प्रशिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती, गलत हो जाएगा, प्रशिक्षक होते हैं। इस नृत्य को भारतनाट्यम कथक शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है, नहीं इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा नहीं प्राप्त है। हाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ये कि एकमात्र ये पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है। आइए 54वें नंबर प्रश्न की तरफ हम चले दोस्तों। तो जदुपटिया चित्रकारी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जदुपटिया चित्रकारी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो जदुपटिया चित्रकारी के संबंध में दोस्तों आपको बता देना है। देखिए जदुपटिया का मतलब क्या होता है? जादू का मतलब होता है बनाने वाला और पटिया का मतलब होता है कागज का छोटा छोटा टुकड़ा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि जदुपटिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो चित्र बनाने में मुख्यतः लाल पीले, हाँ ये तो सही हो जाएगा,
कोई भी चित्र बनाने में। जदोपटिया चित्रकारी पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने की प्रवृत्ति का ह्रास हो रहा है। ये तो किसी भी चित्रकारी में हो रहा है दोस्तों, ठीक है। इस चित्रकारी को संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है, ये कोई नया चीज़ नहीं है ना। तो इसका कथन हो जाएगा सभी कथन सत्य हैं इसके, ठीक है। आइए, निम्न में से कौन शिक्षा के क्षेत्र में शोध करने तथा शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु स्थापित किया गया है, ठीक है। शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु स्थापित किया गया है। तो 55वें नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। 1921 में प्रकाशित नेठा पाला नामक गीत का संग्रह के रचनाकार कौन है ना। 56वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए निरंजन महतो। निम्न में से किस पत्रिका को आदिवासी महासभा पत्रिका कहा जाता है, ठीक है। तो किस पत्रिका को आदिवासी महासभा पत्रिका कहा जाता है, तो आदिवासी पाक्षिक को ही आदिवासी महासभा पत्रिका कहा जाता है। निम्न अनुसंधान संस्थान को सही मिलान कीजिए। निम्न अनुसंधान संस्थान को सही मिलान करना आपको, देखिए मृदा शोध एवं अनुसंधान सी का 2 हो जाएगा दोस्तों, सी का कौन हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय खनन, आप जानते हैं खनन से संबंधित कोई भी धनबाद, ठीक है। इंडियन लाख इंस्टीट्यूट, तो लाख इंस्टीट्यूट रांची में नामकुम में, और ये हो जाएगा लेबोरेटरी जमशेदपुर में। आप मिला लीजिएगा और इसका आंसर टिक कर लीजिएगा, ठीक है। आइए, 59वें नंबर का अगर बात करें, झारखंड के विभिन्न शिक्षण संस्थानों और उसके स्थापना के सही वर्ष को लगाएं आप। तो देख लीजिए यहाँ पर स्थापना का सही वर्ष लगाना होगा हमको। तो 59वें नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा आप। देखिए, छोटनागपुर लॉ कॉलेज की स्थापना 1954 में हुई थी, ठीक है। कहाँ है 1954 बी में। उसके बाद राजेंद्र लॉ कॉलेज की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 59वें नंबर प्रश्न का, है ना। तो राजेंद्र लॉ कॉलेज की स्थापना 1977 में हुई थी। जेवियर लेबर इंस्टीट्यूट की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, है ना, XLRI, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। और जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की स्थापना 1955 में हुई थी। आपको ठीक से मिला लीजिएगा, आंसर आपका यही होगा, ठीक है। आइए, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर बात करते हैं हम लोग 60वें नंबर प्रश्न की तरफ। झारखंड गठन के बाद 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले राज्यपाल कौन है। झारखंड गठन के बाद 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले राज्यपाल कौन थी, और ये पहली महिला राज्यपाल भी थी। उड़ीसा से संबंध रहा है इनका, द्रौपदी मुर्मू साहब, है ना, याद रखिएगा। प्रेमलता अग्रवाल किस खेल से संबंधित है। तो प्रेमलता अग्रवाल को कौन नहीं जानता है दोस्तों, इन्होंने कई सारे पर्वतों को फतेह किया है, कई सारे पर्वतों को चढ़ा है ना, पर्वतारोही है ये, ठीक है। गंगा की इनमें से किस सहायक नदी का अपवाह झारखंड राज्य में भी है ना। गंगा की कौन सी सहायक नदी का अपवाह झारखंड राज्य में है, आपको बताना है। तो गंगा की जो सहायक नदी है उसका अपवाह किस में है, झारखंड राज्य में है। तो 62वां नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह 62वां नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो पुनपुन हो जाएगा। आप जानते ही हैं कि पुनपुन फतुहा में जा करके और क्या हो जाती है, मिल जाती है, ये आपको बताया गया है, ठीक है। आइए, झारखंड राज्य के पश्चिमी दिशा में इनमें से कौन सा राज्य अवस्थित है। झारखंड राज्य के पश्चिमी दिशा में इनमें से कौन सा राज्य अवस्थित है। अगर पश्चिम का बात करेंगे तो 2 राज्य अवस्थित है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए, इनमें से किस खनिज का झारखंड का एकमात्र उत्पादक राज्य है। तो किस खनिज का झारखंड एकमात्र उत्पादक राज्य है, 64वां नंबर प्रश्न का आपको आंसर बताना है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों कोकिंग कोयल, केवल झारखंड में पाया जाता है कोकिंग कोल, ठीक है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बॉक्साइट के भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत में कौन सा स्थान है। तो 65वां नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, 7वां स्थान है बॉक्साइट के उत्पादन के दृष्टिकोण से। इनमें से कौन सी चट्टान झारखंड में नहीं पाई जाती। इनमें से कौन सी चट्टान झारखंड में आर्कियन क्रम की पाई जाती है, विंध्यन क्रम की पाई जाती है, गोंडवाना क्रम ये भी पाई जाती है। तो इनमें से सभी पाई जाती है, कोई भी ऐसा नहीं है जो झारखंड में नहीं पाया जाता है, ठीक है। झारखंड की किस जनजाति को बांस की कला में दक्ष एवं प्रवीण माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, बांस की कला का जब जब बात होता है तो 67वें नंबर जो प्रश्न का सही आंसर होगा, ये महली जनजाति बांस की टोकरी वगैरह या बांस का अनेक चीज़ बनाने में काफ़ी निपुण होते हैं। टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो इसको देखिए, ये शुरू हुआ था 1314 में दोस्तों। अगर एक एग्जैक्ट पूछे तो 14 आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। आइए,
68वें नंबर 69वें नंबर प्रश्न को जानेंगे। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया? तो कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था और पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन पर अंग्रेजी सरकार ने 1000 का इनाम रखा था। ठीक है। निम्नलिखित आंदोलनों को काल क्रमानुसार सजाए। तो देखिए निम्नलिखित आंदोलनों को काल कुछ ज़्यादा ही लेंदी दे दिया है ना। निम्नलिखित आंदोलनों को काल क्रमानुसार सजाना है आपको। तो 70वां नंबर जो प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों, वो 70वां नंबर प्रश्न का हो जाएगा। देखिए सबसे पहले पहाड़िया विद्रोह आया था। ठीक है, सबसे पहले कौन सा? पहाड़िया विद्रोह। दूसरा में भूमिज विद्रोह, तीसरा में संथाल, चौथा में खरवार, पांचवा में फिर आया आपका दोस्तों है ना मुंडा विद्रोह, और लास्ट में 1913-14 में टाना भगत। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आइए अब हम जानते हैं झारखंड सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को जानते हैं, जो 20 प्रश्न होते हैं। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार आपको बताना है दोस्तों। तो परमाणु बम का आविष्कार देखिए, जिन्होंने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था उन्होंने ही लगभग परमाणु बम को शहीद किया था, उन्होंने ही, है ना। तो परमाणु बम का आविष्कार जो था, हाइड्रोजन बम देखिए एडवर्ड टेलर ने, और परमाणु बम यदि पूछ दे आपसे तो रॉबर्ट ओपेनहेमर ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट ओपेनहेमर ने परमाणु बम। इसका सही आंसर डी हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मिता तत्व नहीं है, यानी रेडिएशन नहीं निकालता है? रेडियम है, थोरियम है, यूरेनियम है, क्या कैडमियम है? नहीं, कैडमियम नहीं हो सकता दोस्तों। कैडमियम रेडियोधर्मिता तत्व नहीं है। ठीक है। रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी है? रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी आपको बताना है। तो रेडियो एक्टिव युक्त गैस जो है वो रेडियम है, आप जान ही रहे हैं, है ना, आर्यन है। चलिए, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते? तो हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में नहीं होता दोस्तों? तो प्रोटियम में नहीं होता न्यूट्रॉन, क्योंकि इसकी जो परमाणु संख्या वो भी 1 हो जाती है, परमाणु भार भी 1 हो जाता है। ठीक है। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, आपको बताना है। तो भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व है दोस्तों वो ऑक्सीजन है। ठीक है, कौन सा है? भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, लगभग 46.8% है। इसके बाद सिलिकॉन आता है, उसके बाद फिर कैल्शियम, और उसके बाद कार्बन। एल्युमिनियम जो होता है ना, एल्युमिनियम अगर रहता तो आंसर होता, लेकिन धातु के तौर पर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत है, आपको बताना है। जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील या ग्रेफीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रेफीन सबसे मजबूत है। ठीक है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा आपको बताना है कि हाइड्रोजन को अगर जला दिया जाए तो क्या बनेगा। तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा दोस्तों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति फिर हो जाएगी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है, यानी किसको विस्फोटक के रूप में हम नहीं जान सकते हैं? तो 78वां नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। देखिए टीएनजी, टीएनटी और टीएनपी ये घातक विस्फोटक होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो देखिए सोडियम सल्फेट जो होगा वो रासायनिक उर्वरक नहीं है। पोटेशियम हम जानते हैं, सुपर फास्फेट जानते हैं, यूरिया भी जानते हैं आप। ठीक है। आइए 80 नंबर प्रश्न का आंसर हम जानते हैं दोस्तों। तो 80वें नंबर प्रश्न का जो हो जाएगा, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है ना, किसके रूप में? तो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं नाइट्रोजन पौधे 80। इसलिए ना कहा जाता है कि राइजोबियम जो होता है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नाइट्रेट के रूप में करता है दोस्तों। ठीक है। आइए, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। ठीक है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो ये किस में होगा? सिर्फ गैस और द्रव्य में होगा, है ना, बगैर कनेक्शन के ही क्या हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो गैस और द्रव्य में। ठीक है। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसने गीले कपड़े सबसे जल्दी सूखेंगे? 82वां नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है कि किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूखेंगे। तो देखिए सबसे जल्दी जो सूखेगा दोस्तों, ठीक है, तापमान का अधिक होना चाहिए और आर्द्रता कम होना चाहिए। तो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान, 60 डिग्री सेल्सियस तापमान और 20 डिग्री आर्द्रता, तो ये सही हो जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है, यानी मैकेनिकल वेव कौन सा है आपको बताना है। तो यांत्रिक तरंग कौन सी है दोस्तों आपको बताना है। तो देख लीजिए, रेडियो तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्स रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रकाश तरंग ये भी विद्युत चुम्बकीय है। ध्वनि तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये यांत्रिक तरंग है, किसी माध्यम की आवश्यकता होती है इसको, ठीक है। सेंधा नमक में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो देखिए, सेंधा नमक में जो होता है दोस्तों पोटेशियम होता है, KCl बोला जाता है इसको, है ना। जो हम लोग नमक खाते हैं उसको NaCl और सेंधा नमक KCl, इसलिए यह हानिकारक नहीं होता है। CNG जो ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या मौजूद होते हैं। तो CNG में देखिए दोस्तों से मीथेन ही मौजूद होता है, आपको याद रखना है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है, ठीक है। तो 86वें नंबर प्रश्न का जो आंसर बताना होगा आपको, वो केवल स्ट्रोमा में होती है ना, स्ट्रोमा में होती है, आपको बता देना है। अप्रकाशिक प्रक्रिया बोल रहा है दोस्तों, अगर प्रकाशिक प्रक्रिया बोलता तो आप जानते हैं कि ये कहाँ हो जाता, माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाता है, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है दोस्तों, देखिएगा तो नाइट्रोजन जब रहेगा तो ही प्रोटीन संश्लेषण बंद हो सकता है ना, याद रखिएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो निम्नलिखित को देखिए सुमेलित करना है आपको, इनके कल्चर से पढ़ना है। तो देखिए 88वां नंबर जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो देखिए, हिस्टोलॉजी किसको कहते हैं, ऊतकों का अध्ययन, आप जानते हैं आपने पढ़ा है। लिमरोलॉजी किसको कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो लिमरोलॉजी जो कहते हैं आपको बताना है, लिमरोलॉजी, अच्छा लिमरोलॉजी छोड़िए, अभी पेडोलॉजी किसको कहते हैं। तो पेडोलॉजी देख लीजिए, पेडोलॉजी वनो सिल्वीकल्चर है ना। पेडोलॉजी किसको कहते हैं दोस्तों, तो पेडोलॉजी जो कहते हैं आप देखिएगा, पेडोलॉजी मृदा संबंधी अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी, ठीक है। और यहाँ पर क्या कहते हैं, ठीक है, सिल्वीकल्चर किसको कहते हैं। तो सिल्वीकल्चर वनों और वृक्षों के उत्पादों का अध्ययन करने को कहते हैं। लिमरोलॉजी झीलों एवं अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन करने के लिए कहते हैं, ठीक है। इसका आप मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। 89वां नंबर जो प्रश्न है हमारा दोस्तों, वो 89वां नंबर प्रश्न हमारे यहाँ पर है, देख लीजिएगा आप। 89वां नंबर प्रश्न क्या है हमारा, निम्न में से किसे पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है। यानी पादप और जंतु का संयोजक जीव यानी कि संयोजक कड़ी, तो आपको मैंने बताया था यूग्लिना को कहा जाता है दोस्तों संयोजक जीव। 89 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो यूग्लिना हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। आइए, जब ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन होता है तो अंतिम उत्पाद कौन सा बनता है। तो आप जानते हैं, देखिए अवायवीय श्वसन का बात कर रहा है इसमें, ईस्ट द्वारा जो मुकुलन होगा तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। आप जानते हैं इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा दोस्तों, आपको भली भांति मालूम होगा, है ना। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये कड़ी आपको समझ में आई होगी, है ना, और बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको सेट प्रैक्टिस करके। अगर सेट प्रैक्टिस अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि आपको बेहतर लग रहा है कि नहीं, है ना। उसके बाद से हम लोग और इसमें बेहतरी करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा।